इन जनरल हम लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ लोगों को हम फ्रेजाइल और नाजुक समझते हैं और कुछ लोगों को हम हार्ड और मजबूत टाइप के लोग समझते हैं। और कई मौक़ों पर हम अपने आप को भी जज करने के लिए इन दो कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है। उस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है निकोलस तलेब नाम के एक थिंकर ने। उसको वो नाम देते हैं एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट, एंटी फ्रेजाइल सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है? एंटी फ्रेजाइल सिस्टम कुदरत में पाया जाता है और हम भी एंटी फ्रेजाइल सिस्टम से ही बने हैं। तो सबसे पहले समझ लिए कि फ्रेजाइल क्या चीज़ होती है। फ्रेजाइल वो चीज़ होती है जो स्ट्रेस और चेंज को हैंडल नहीं कर सकता। उस चीज़ को और उस इंसान को फ्रेजाइल बोलेंगे। जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास की बनी हुई चीज़ है, आपने गिरा दी, ज़मीन पे गिरेगा तो वो टूट जाएगा। वो क्यों टूट जाएगा? क्योंकि वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, चेंज ऑफ स्टेट को वो हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे जो लोग होते हैं जो चेंज और स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते और टूट जाते हैं, उन लोगों को भी हम फ्रेजाइल बोलते हैं। दूसरी टाइप की चीज़ें हैं हार्ड चीज़ें, जैसे कि कोई एक प्लास्टिक बॉल, वो आपने गिराया, वो बाउंस करेगा और रोल अवे हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस को और थोड़े बहुत स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे कि एक रबर बैंड, उसके ऊपर अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो दब जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। अब हम समझते हैं एंटी फ्रेजाइल क्या चीज़ है। एंटी फ्रेजाइल वो चीज़ है या वो सिस्टम है जबकि अगर उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और जब वो प्रेशर रिलीज हो तो वो सिस्टम नॉर्मल स्टेट में नहीं जाता, वो सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जितना कैलकुलेटेड स्ट्रेस उस सिस्टम के ऊपर डाला जाएगा उतना वो सिस्टम बिगर और स्ट्रॉन्गर बनता चला जाएगा। इस सिस्टम को, इस माइंडसेट को बोलते हैं एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट, एंटी फ्रेजाइल सिस्टम। अब कुदरत में हर जगह एंटी फ्रेजाइल सिस्टम ही बना हुआ है। जैसे कि अपनी बॉडी, अपना जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो एंटी फ्रेजाइल है। आप जैसे जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप अपने मसल्स पे स्ट्रेस देते हो, तो उस स्ट्रेस के बाद मसल्स टूटते नहीं हैं। ऑब्वियसली कैलकुलेटेड स्ट्रेस, तो मसल टूटेगा नहीं, ना ही वो सेम रहेगा, है ना। आपने वेट लिफ्टिंग करी, डंबल्स मारे, तो सेम नहीं रहेगा, वो मसल्स ग्रो करेंगे, वो बड़े होंगे, बिगर होंगे और स्ट्रॉन्गर बनते चले जाएंगे। तो इस सिस्टम को बोलेंगे एंटी फ्रेजाइल सिस्टम, जो कुदरत ने बनाया है। वैसे ही जैसे कि जंगल में आग लगती है, तो जब आग लगती है जंगल में तो जंगल और भी हरा भरा हो जाता है। आग से जलने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको स्प्राउट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, उससे कार्बन क्रिएट होता है। तो फॉरेस्ट भी एक ऐसी एंटी फ्रेजाइल सिस्टम जैसा है जिसको जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना वो ग्रीनर और बेटर बनता चला जाता है। तो ऐसा सिस्टम इज़ ऑल अराउंड अस, एंटी फ्रेजाइल सिस्टम। तो हमने हमारे माइंडसेट को भी एंटी फ्रेजाइल बनाने की कोशिश करना चाहिए कि जितना स्ट्रेस हमारे माइंड पे, हमारी ज़िंदगी में हम झेलेंगे, उतने मजबूत और उतने स्ट्रॉन्गर हम बनते चले जाएंगे। हमने कई बार PTSD के बारे में सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। जैसे कि कोई जो लोग वॉर में या किसी ज़िंदगी में कोई मुश्किल घड़ियों से गुजरते हैं, कुछ हादसे से गुजरते हैं, तो उनको PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनके अंदर हो जाता है। वैसे ही एंटी फ्रेजाइल सिस्टम में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है कि जब जब आपको ट्रॉमा हुआ, जब जब आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजरे तो आपने ग्रो किया, तो उसको बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेसेस आपकी ज़िंदगी में होते हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप कंट्रीज़ में भी फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे कि सिंगापुर, इज़राइल, इन कंट्रीज़ के पास क्या था ना कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहने के वजह से इनके ऊपर एक स्ट्रेस था ग्रो करने का। तो इसीलिए उन्होंने ग्रो करने के लिए दूसरे तरीके अपनाए, जिसके वजह से आज वो इतने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ बन चुके हैं और बहुत रेजिलिएंट उनकी इकोनॉमीज़ हैं। दूसरे हाथ पे आप देखो कि जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के पास इतना सारा नेचुरल रिसोर्सेज रहने की वजह से उनको अडेप्ट नहीं करना पड़ा, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आया। तो जब स्ट्रेस नहीं आया तो उनकी इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट हो गई है ऑयल के ऊपर। तो आज की डेट में वो एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है, वो एजाइल नहीं है।
इसीलिए वो डाइवर्सिफिकेशन सोच रहे हैं कि टूरिज्म में कैसे जाएं, दूसरी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो फ्रेजाइल इकोनॉमी है क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहा जैसा कि सिंगापुर और इजराइल के ऊपर था। आप कंपनीज़ का भी अगर एग्जांपल देंगे तो कंपनीज़ के अंदर में भी अगर थोड़ा बहुत केओस रहे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहे कंपनी में, तो वो कंपनी ग्रो करती है। ऐसा स्ट्रेस जो कंपनी को डिस्ट्रॉय ना करे वो उसको ग्रो करेगा। और कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं जो जानबूझ करके अपनी कंपनी में केओस क्रिएट करती हैं ताकि उस केओस के वजह से वो ग्रो हो पाए। और कोई भी कंपनी का अगर आपको देखना है कि किस कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, उसका बहुत बड़ा साइन ये होता है कि उनकी इनकम जो है वो स्टेडी इनकम होती है। जब कोई भी कंपनी की इनकम स्टेडी होने लगे, इसका मतलब ये है कि वो जो बाहर की बदलते हुए एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना उन्होंने बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है किसी कंपनी के बैंकरप्ट होने का। इंडिविजुअल्स के लिए भी ये बात बहुत सच है कि एक स्टेडी सैलरी भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए दो भाइयों का जो कि सिमिलर सा पैसा कमाते हैं। एक भाई स्टेडी सैलरी से पैसा कमाता है और दूसरा एंटरप्रेन्योर है जो कुछ अपने बिजनेसेस करके पैसा कमाता है। तो आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्टडी सैलरी वाला बंदा है, भाई है, वो फ्रेजाइल हो जाएगा, बहुत नाजुक रहेगा वो। और दूसरा भाई जो एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा कमाता है, बिजनेसेस करके पैसा कमाता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाएगा क्योंकि उसने बदलते एनवायरनमेंट के वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आया और उस स्ट्रेस के लिए उसने अडेप्ट किया और वो स्ट्रॉन्गर बनता चला गया और मोर रेजिलिएंट बनता चला जाएगा। तो जितना आप फ्लक्चुएट करोगे बिना डूबे, उतने ही रेजिलिएंट आप बन जाओगे कंपेयर टू समथिंग वो जो स्टेडी है। जो स्टेडी रहेगा वो फ्रेजाइल होता चला जाएगा। तो ये पाया गया है द बेस्ट वे ग्रो करने के लिए इज़ टू मेक स्मॉल मिस्टेक। छोटी छोटी गलतियाँ करना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ करने के वजह से आप ज़िंदगी में बहुत ग्रो करते हो, बहुत स्ट्रांग बनते हो। और यही बेनिफिट्स हैं एंटी फ्रेजाइल बनने के, एंटी फ्रेजाइल सिस्टम के और एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के, कि चैलेंजेस के वजह से आप ग्रो करेंगे। ज़िंदगी में जितने चैलेंजेस आपको मिलेंगे उतना आप ग्रो होते चले जाओगे। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा, अडेप्टिबिलिटी रहेगी आपके अंदर अगर आप एंटी फ्रेजाइल हो तो, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ अडेप्ट नहीं कर पाती वो पेरिश हो जाती है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। दुनिया में आप देखो कितनी सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि वो बदलते एनवायरनमेंट के वजह से, बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए वैसे लोग, वैसी चीज़ें, वैसे स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होते चले गए। आज जो स्पीसीज़ ज़िंदा है वो इसलिए ज़िंदा है कि वो अपने बदलते एनवायरनमेंट के साथ साथ उन्होंने अडेप्ट किया। और तीसरा बेनिफिट इसका ही हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जब आपको ये पता है कि मेरे को जब जब स्ट्रेस होगा, जब जब मेरे सामने मुश्किलें आएंगी, मैं और बेहतर होता चला जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एंटी फ्रेजाइल जो लोग होते हैं उन लोगों का ईमान भी बहुत स्ट्रांग होता है। फ्रेडो डॉस्टोयेव्स्की ने कहा था कि द डार्कर द नाइट द ब्राइटर द स्टार्स, द डीपर द ग्रीफ द क्लोजर टू गॉड। यानी रात जितनी गहरी काली होगी उतना सितारे चमकते हैं, और आपको तकलीफ़ ज़िंदगी में उतना जितनी ज़्यादा होगी उतना खुदा से जो क्लोजनेस है आपकी बढ़ जाती है। और पेनफुल इमोशंस तो आप फील करोगे ही। दो ही टाइप के लोग होते हैं जो पेनफुल इमोशंस जिनको नहीं फील होते हैं। एक होते हैं साइकोपैथ जो क्रिमिनल होते हैं, और दूसरे होते हैं मुर्दा लोग। यही दो लोग ऐसे होते हैं जिनको पेनफुल इमोशंस नहीं होते। उनके अलावा दुनिया में हर इंसान को पेनफुल इमोशंस के थ्रू जाना ही जाना है। तो आपको डिसाइड करना है कि उन पेनफुल इमोशंस के वजह से मैं फ्रेजाइल होकर टूट जाऊं, या सख्त बन जाऊं, या मैं एंटी फ्रेजाइल बनूं जिससे मैं अडेप्ट भी करूं, ग्रो भी हूं, मेरा ईमान भी बढ़े और मैं स्ट्रॉन्गर होता चला जाऊं हर चैलेंज के साथ।